हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। सेकंड यूनिट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम शक्ति या पावर के नाम से जानते हैं। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास के अंदर कहा था कि जब हम शक्ति शुरू करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एक आम व्यक्ति आम समझ में शक्ति को जिस रूप में देखता है, शक्ति की अवधारणा उससे बिल्कुल अलग है ना। मतलब उससे कहीं आगे की है, उससे बहुत व्यापक है। एक आम व्यक्ति जिस तरह से शक्ति को लेता है, उसके सैद्धांतिक पक्ष को जिस तरह से नहीं समझ सकता है, हम राजनीति विज्ञान के अंदर एक अवधारणा के रूप में शक्ति को उस रूप में समझने की कोशिश करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने के पहले अगर हम कुछ मुख्य बातें करें तो सबसे पहली बात हम लोग बता सकते हैं कि शक्ति जो है वो आधुनिक पॉलिटिकल साइंस की एक नई अवधारणा है। देखिए, ऐसा नहीं कि शक्ति की चर्चा पहले नहीं की गई है, शक्ति की चर्चा पहले भी हुई, लेकिन राजनीति विज्ञान में जिस रूप में शक्ति को अभी देखा और समझा जाता है, तो उस आधार पर हम कह रहे हैं ये आधुनिक पॉलिटिकल साइंस की एक नई अवधारणा है, एक नया कॉन्सेप्ट है। और इस नए कॉन्सेप्ट के तहत हम क्या कह सकते हैं कि चाहे हम राज्य की बात करें, राज्य जिसको आप देश समझते हो, चाहे हम लोग संप्रभुता या सॉवरेंटी की बात करें, चाहे सरकार या गवर्नमेंट की बात करें, चाहे लॉ या कानून की बात करें, इन सभी में शक्ति का तत्व छिपा हुआ है। शक्ति अंतर्निहित है। राज्य में भी शक्ति अंतर्निहित है, संप्रभुता, सरकार, कानून, सब में शक्ति का जो तत्व है वो अंतर्निहित है, उसके अंदर समाहित है। इसीलिए इन सब को समझने के लिए शक्ति को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग ये जैसे मैंने अभी कहा कि शक्ति की अवधारणा आधुनिक काल की एक नवीन अवधारणा है, लेकिन आधुनिक संदर्भों में जिस तरह से शक्ति को समझा जाता है, प्राचीन चिंतन, भले ही वो भारत का हो, भले ही वो यूरोप का या किसी और पाश्चात्य जगत की हम बात करें, शक्ति को उस रूप में नहीं देखा गया जिस रूप में आज आज देखा जा रहा है ना। अगर हम प्राचीन काल में भारत में बात करें तो चाहे आप मनुस्मृति ले लो, चाहे आप कौटिल्य का चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसको ले लो, इनमें कुछ शब्दों का उल्लेख किया गया है। दंड और दंडधर, है ना। दंडधर राजा को कहा जाता था जो दंड शक्ति का प्रयोग यानी कि शासन करने की शक्ति का प्रयोग लिया जाता था, लेकिन ये भी शक्ति का वो विस्तृत उल्लेख नहीं है जो कि आधुनिक काल में लिया जाता है। इसी तरह से अगर हम पाश्चात्य जगत में देखें तो एक प्रमुख विचारक हुए हैं थ्रेसिमेकस, उन्होंने भी शक्ति शब्द का उल्लेख किया है। जब वो न्याय को परिभाषित करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। तो पश्चिमी जगत में भी शक्ति की अवधारणा के ऊपर विचार किया गया था, लेकिन आधुनिक काल में जिस तरह से शक्ति को देखा और समझा जाता है वो दृष्टिकोण प्राचीन चिंतन के अंदर, भले ही वो पाश्चात्य जगत का चिंतन हो चाहे वो भारतीय जगत का चिंतन हो, ये आधुनिक अवधारणा के रूप में शक्ति को नहीं देखा जाता था। आधुनिक काल में सबसे पहले मैकियावेली वो विचारक था जिसने अपनी पुस्तक प्रिंस के अंदर, जो कि 1532 के अंदर आई थी, उसके अंदर राजनीति में शक्ति की क्या भूमिका है उसको यथार्थवादी प्रैक्टिकल तरीके से, रियलिस्टिक तरीके से शक्ति की राजनीति में भूमिका को स्वीकार किया था मैकियावेली के द्वारा। हम ये भी कह सकते हैं कि आधुनिक काल में एक समझौतावादी विचारक हुए हैं थॉमस हॉब्स, उन्होंने भी राज्य और राजनीति के क्षेत्र में शक्ति की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने की कोशिश की थी। और आधुनिक काल के अंदर राजनीति शास्त्र में जॉर्ज कैटलिन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिस्टेमेटिक तौर पर एक एक संकल्पना के या संरचना के रूप में शक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। तो ये शक्ति के बारे में कुछ प्रारंभिक बातें जो हमारे लिए जानना जरूरी थी। अगर दूसरी बात हम लोग करें तो हम लोग ये भी कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी कहा था कि अगर जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं या जो दूसरे स्कॉलर्स रहे हैं, जिनको अगर हम समय के हिसाब से बांटें ट्रेडिशनली और कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स, तो हम ये कह सकते हैं कि परंपरागत चिंतकों की तुलना में जो आधुनिक चिंतक हुए हैं उन्होंने शक्ति का विस्तार से विवेचन किया है, शक्ति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। और इनमें हम नाम ले सकते हैं चार्ल्स मेरियम, कैटलिन, लॉसवेल, मैकाइवर, कैप्लॉन, मॉर्गेंथो, रसेल, बेकर,
ये कुछ प्रमुख आधुनिक विद्वान हैं जिन्होंने शक्ति की विस्तृत और वृहद व्याख्या करने का प्रयास किया है आधुनिक संदर्भों के अंदर। इसीलिए बेकर जैसे जो विद्वान हैं वो क्या कहते हैं कि शक्ति इतनी महत्वपूर्ण अवधारणा है कि इसको राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। राजनीति जो कि राज्य के साथ जुड़ा हुआ है, तो राज्य और राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग या तत्व है शक्ति, जिसको राजनीति से अलग नहीं कर सकते। यहां तक कि क्लाउसवेल और कैटलिन जैसे जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है कि राजनीति शक्ति का विज्ञान है। तो ये दो परिभाषाएं जो आप लोग इन दोनों परिभाषाओं के माध्यम से समझ सकते हो कि शक्ति की अवधारणा कितनी महत्वपूर्ण है, कि ये व्यक्ति के ही लिए ही नहीं बल्कि राज्य और राजनीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण अर्थ रखती है। कुछ विद्वान हुए हैं जिन्होंने आधुनिक काल में शक्ति को परिभाषित किया है, उसमें चार्ल्स मेरियम, लासवेल और कैटलिन, इन्होंने शक्ति को राज्य की अंदरूनी राजनीति के संदर्भ में बताने की कोशिश की। लेकिन जब हम मॉर्गेंथो और कैप्लॉन जैसे विद्वान की बात करते हैं, तो इन्होंने शक्ति के बाह्य स्वरूप यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, बाह्य राजनीति के संबंधों में शक्ति को बताने की कोशिश की। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम राजनीति विज्ञान में शक्ति को समझने की कोशिश करते हैं, तो शक्ति का संबंध मुख्यतः राज्य, राजनीति और संस्थाओं से लिया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा भी शक्ति का एक बहुत व्यापक अर्थ है जिसको हमें समझना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि शक्ति की आम समझ क्या है, आम व्यक्ति शक्ति को किस तरह से लेता है। मैंने 3 तरह की बातें आप लोगों के सामने रखी है। कुछ लोग ये समझते हैं शक्ति का मतलब ताकत है ना, हमारे अंदर कितनी ताकत है वो शक्ति है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शक्ति का मतलब बल, बल भी शारीरिक क्षमता से जुड़ा हुआ एक शब्द है कि हमारे अंदर कितना बल है, हम कितना, अगर कोई बच्चा है तो वो 2 किलो का वजन उठा सकता है, उसके अंदर उतनी शक्ति है। हम बोलचाल में यही कहते हैं ना, इसके अंदर ज्यादा ताकत नहीं है, इसमें ज्यादा बल नहीं है। इसी तरह कुछ लोग शक्ति का मतलब आम समझ में प्रभाव से भी लेते हैं कि हम कितना दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, हमारे अंदर कितनी शक्ति है जिसके माध्यम से दूसरे लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो कुछ सीमित अर्थों में शक्ति को समझा जाता है आम लोगों की नजर में। मैं एक बात और भी यहां पर क्लियर कर देता हूं कि जब हम शक्ति का मतलब लेते हैं तो हम शक्ति को केवल व्यक्ति के साथ जोड़ते हैं, कि शक्ति का संबंध किससे है, व्यक्ति से है। कि जब भी शक्ति की बात की जाती है, हम किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के साथ शक्ति की अवधारणा को जोड़ लेते हैं, जबकि शक्ति का संबंध व्यक्ति से भी है। अभी जैसे मैंने कहा, राजनीति विज्ञान में शक्ति का संबंध राज्य से भी है, शक्ति का संबंध राजनीति से भी है, शक्ति का संबंध संस्थाओं से भी है, शक्ति का संबंध संगठनों से भी है। तो शक्ति एक बहुपक्षीय अवधारणा है, इसीलिए हमें शक्ति को व्यापक रूप से समझना जरूरी है। तो ये शक्ति क्या है, कुछ परिभाषाएं पहले हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अगर ये परिभाषाएं आप लोग समझ लेते हो तो आपको शक्ति की अवधारणा बहुत आसानी से समझ में आएगी। एक विद्वान है जिनको हम बोलते हैं रॉबर्ट बायरस्टेड। रॉबर्ट बायरस्टेड क्या कहते हैं, आप ध्यान से समझना, ये थोड़ी सी फिलॉसफी इन परिभाषाओं के अंदर है। बायरस्टेड कहते हैं शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। 2 अलग अलग बातें इसके अंदर कही गई है। पहली बात, बल प्रयोग की योग्यता है ना। बल प्रयोग की योग्यता का मतलब क्या है कि जैसे सपोज हम लोग एक मनुष्य है ना, अब मैं कितना वजन उठा सकता हूं, सपोज मैं 15 किलो का वजन उठा सकता हूं, तो ये मेरी योग्यता हो गई, बल, मेरे अंदर इतना बल है कि मैं 15 किलो का वजन उठा सकता हूं, लेकिन मैं 20 किलो का वजन नहीं उठा सकता। तो अगर एक बच्चे की बात करें तो एक बच्चा 5 किलो का वजन उठा सकता है, वो 15 किलो का वजन नहीं उठा सकता। तो अपने बल का प्रयोग करने की योग्यता, ये शक्ति है। जरूरी नहीं है कि मैं 15 किलो का वजन उठा के दिखाऊं कि देखो मेरे अंदर इतनी शक्ति है। हाँ, अगर मैं 15 किलो का वजन उठाने की क्षमता रखता हूं तो वो मेरी शक्ति हो जाती है। तो बायरस्टेड सीमित अर्थों में क्या कहते हैं कि शक्ति जो है वो बल प्रयोग की योग्यता है, जरूरी नहीं है कि उस योग्यता का वास्तव में प्रयोग किया जाए। एक दूसरे विद्वान है जिनका नाम है मैकाइवर। मैकाइवर क्या कहते हैं, इसको समझने की कोशिश करना। शक्ति, अब इनको टुकड़ों में बांटकर हम देखते हैं। शक्ति व्यक्तियों तथा व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने तथा निर्देशित करने की क्षमता है। देखो इसमें पहला शब्द आ गया क्षमता,
है ना। मतलब हर व्यक्ति के अंदर एक क्षमता होती है, सामर्थ्य होता है, जिसके माध्यम से वो क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को या संस्थाओं के व्यवहार को नियंत्रित कर रहा है। नियंत्रित मतलब दूसरे व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति समूह या संस्था जो करना चाह रहे हैं उनको करने से रोक रहा है या उनको निर्देशित कर रहा है कि आप ऐसा करो। तो दूसरों के व्यवहार को, दूसरे व्यक्तियों को नियंत्रित करने की, उनको गाइडेंस देने की जो क्षमता है, मैकाइवर उसको शक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। तीसरी परिभाषा जो है वो हम अर्नेल्ड ब्रेस्ट की ले सकते हैं। ब्रेस्ट क्या कहते हैं, अब इसको देखना, बहुत सरल शब्दों में ये बात कही गई है। शक्ति का मतलब ऐसी योग्यता है जो अपनी इच्छा को कार्यान्वित कर सकती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मैं कहीं पर जा रहा हूं, है ना, और मुझे एक दुकान पर कोई सामान पसंद आ गया, तो क्या मैं उस दुकानदार को कह दूंगा कि ये सामान मुझे दे दो, तो क्या वो दे देगा? मेरी इच्छा है उस सामान को लेने की, लेकिन वो सामान क्या वो मुझे दे देगा? नहीं देगा। लेकिन जब मैं उस सामान की कीमत उसको दे दूंगा तो वो सामान मुझे दे देगा। यानी कि पैसा चुकाने पर वो पैसा क्या हो गया? वो पैसा भी एक शक्ति है, आर्थिक शक्ति, जिसके माध्यम से मैं अपनी इच्छा से अपना सामान खरीद रहा हूं, दूसरे को मजबूर कर रहा हूं कि मैं पैसा दे रहा हूं और तुम ये सामान मुझे दे दो। तो शक्ति एक प्रकार की योग्यता है जो अपनी इच्छा को कार्यान्वित कर सकती है, ठीक है, क्रियान्वित कर सकती है, जो भी आप समझना चाहो। एक और परिभाषा जो हम समझते हैं वो मॉर्गेंथो की परिभाषा है। मॉर्गेंथो क्या कहते हैं? शक्ति को कार्यान्वित करने वालों तथा उनके बीच जिन पर उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है एक मनोवैज्ञानिक संबंध है। अब देखो, पहले हम इसी लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी लाइन में दो बातें उभर कर आती है। पहली बात, शक्ति के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक जो शक्ति का प्रयोग कर रहा है और दूसरा जिस पर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का मनोवैज्ञानिक संबंध जो है वो शक्ति है ना। और इस मनोवैज्ञानिक संबंध में हो क्या रहा है? पहली श्रेणी में आने वालों को दूसरी श्रेणी में आने वालों के कुछ कार्यों को उनके मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर नियंत्रण करने की क्षमता प्रदान करती है। यानी कि पहली श्रेणी का मतलब जो शक्ति का प्रयोग कर रहा है, दूसरी श्रेणी का मतलब जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। तो प्रयोग करने वाला क्या कर रहा है? उनके मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप लोग अच्छी तरह से समझना। अभी मैं भी यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, मैं भी अपनी एक शक्ति का प्रयोग कर रहा हूं, और वो शक्ति कौन सी है? मेरी मानसिक शक्ति, जिसके अंदर मेरे पास ज्ञान है। उस ज्ञान से तो शक्ति का प्रयोग मैं कर रहा हूं, और किस पे कर रहा हूं? आप लोगों पे कर रहा हूं। आप लोगों पर कैसे कर रहा हूं? कि आप लोगों के अंदर अभी इस विषय को जो कि हम पढ़ रहे हैं उसकी जानकारी नहीं है, तो मैं आपको ये जानकारी अपनी मानसिक शक्ति के आधार पर दे रहा हूं। और जब ये दे दूंगा और उसके बाद में आपसे पूछूंगा कि शक्ति की परिभाषा क्या है, शक्ति का अर्थ क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हो, है ना। तो मैं अपनी मानसिक शक्ति से आपके व्यवहार को प्रभावित कर रहा हूं। अभी आप शक्ति का अर्थ नहीं बता सकते, लेकिन जब मैं अपने ज्ञान से आपको ये चीज बता दूंगा तो आप उस चीज को आसानी से परिभाषित कर सकते हो। तो आपके व्यवहार को मैं प्रभावित कर रहा हूं। तो मॉर्गन तो यही कह रहे हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक संबंध है जिसमें एक शक्ति का प्रयोग करने वाला, जिनके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है, उनके मस्तिष्क को प्रभावित करके उन्हें नियंत्रित करता है, उन्हें निर्देशित करता है। एक अगली परिभाषा जो हम रॉबर्ट डहल की ले सकते हैं। रॉबर्ट डहल भी ये कहते हैं कि शक्ति लोगों के पारस्परिक संबंधों की एक विशेष स्थिति का नाम है। अब यहाँ पारस्परिक संबंधों के लिए हम फिर कहते हैं दो पक्षों का होना जरूरी है। दो पक्ष कौन कौन से? एक शक्ति का प्रयोग करने वाला और दूसरा जिस पर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है ना। तो ये दो पक्षों के बीच की एक विशेष स्थिति है शक्ति, जिसमें एक पक्ष जो है वो दूसरे पक्ष को प्रभावित करके कुछ ऐसे कार्य कराए जा सकते हैं जो कि दूसरा पक्ष नहीं करना चाहता। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैं किसी दुकान पर गया, दुकानदार को कहा कि सामान दे दो, तो वो मुझे सामान नहीं देगा, है ना। लेकिन जब मैं पैसे का उसको लालच दूंगा कि मैं आपको इसका कीमत दे रहा हूं,
तो वो सामान मुझे प्रदान कर देगा। बाकी अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो वो नहीं देगा, है ना। तो सामान्यतः दूसरा पक्ष जो व्यवहार नहीं करना चाहता, शक्ति के माध्यम से हम उस पक्ष को प्रभावित करके अपनी इच्छा अनुसार उससे वो काम करवा लेते हैं। ये शक्ति का जो अर्थ है वो जो रॉबर्ट डहल ने बताया। अगले विद्वान का नाम हम लोग ले सकते हैं गोल्डहैमर और शिल्स। गोल्डहैमर और शिल्स क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति इतना ही शक्तिशाली कहा जाता है जितना वह अपने लक्ष्यों के अनुरूप दूसरों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। तो यहां पर हम दो बातें देख रहे हैं। पहली बात, एक व्यक्ति, दूसरी बात दूसरे व्यक्ति को, तीसरी बात प्रभावित कर रहा है, और चौथी बात किसके अनुसार? अपनी इच्छा के अनुसार। कि जब अपनी इच्छा के अनुसार किसी दूसरे पक्ष के व्यवहार को प्रभावित करके अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर ली जाए तो वो शक्ति है। तो गोल्डहैमर, इन सब परिभाषाओं में आपको कॉमन बात ही नजर आएगी, वो अभी बताऊंगा मैं कॉमन क्या है ना। एक लास्ट बात जो व्यक्तियों से हटकर हम राष्ट्रों के संबंध में देख लेते हैं। अर्गेंस्की एक विद्वान हुए हैं, अर्गेंस्की ने क्या कहा है? शक्ति दूसरे राष्ट्रों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। एक देश दूसरे देश के व्यवहार को अगर प्रभावित कर रहा है तो वो शक्ति है ना। तो ये व्यक्ति से हटकर राष्ट्र के संबंध में अर्गेंस्की ने शक्ति की परिभाषा दी है। तो ये तो हुई विद्वानों ने शक्ति को किस तरह से परिभाषित किया है। अब मैं यहाँ पर आपको शाब्दिक तौर पर ये बताने की कोशिश करता हूं, और अगर ये स्लाइड अगर आप समझ जाओगे तो आपको बहुत आसानी से शक्ति का अर्थ और उसका तात्पर्य समझ में आ जाएगा। शक्ति को अंग्रेजी में हम कहते हैं पावर, और पावर शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये पावर शब्द लैटिन भाषा के पोटेरे शब्द से बना है, और पोटेरे शब्द का, लैटिन भाषा का जो पोटेरे शब्द है उसका तात्पर्य होता है क्षमता। क्षमता का मतलब मैं, जैसे मैं बात करूं मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं जो भी कर सकता हूं वो मेरी क्षमता है, वो मेरा सामर्थ्य है ना। कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, अब क्या करने का मतलब केवल शारीरिक बल के आधार पर नहीं है, अपने मानसिक बल के आधार पर भी है, आपकी आर्थिक क्षमता के आधार पर भी है। आप क्या कर सकते हो, आप जो कर सकते हो वो आपकी क्षमता है। तो अलग अलग शब्दकोशों की अगर हम बात करें, जो डिक्शनरीज होती हैं, उन शब्दकोशों के आधार पर शक्ति को क्षमता या सामर्थ्य के आधार पर समझा जा सकता है। मतलब एक व्यक्ति के अंदर कितनी क्षमता है, एक व्यक्ति के अंदर कितना सामर्थ्य है, जिसके आधार पर वो दूसरों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। अगर वो अपनी क्षमता और सामर्थ्य के आधार पर दूसरों के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है तो उसके अंदर शक्ति है, और अगर उसके अंदर दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता नहीं है, इसका मतलब वहां पर शक्ति नहीं है। इसीलिए अब आप ये देखो, लास्ट में मैंने जहां पर ये आपको एक बड़ी परिभाषा दिख रही है, इसमें मैंने अलग अलग कलर से कुछ शब्दों को हाईलाइट कर रखा है। आप इसको ध्यान से समझना। शक्ति की जो सामान्य परिभाषा है वो क्या है? शक्ति वह सामर्थ्य या सामर्थ्यों का समूह है। पहली बात क्या हो गई कि शक्ति एक प्रकार की क्षमता या सामर्थ्य है, जिसमें, अब देखो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है एक कर्ता। कर्ता का मतलब जो शक्ति का प्रयोग करने वाला है। दूसरे कलर में दिख रहा है आपको दूसरे व्यक्ति या घटनाक्रम, इसका मतलब जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। तीसरा शब्द लाल कलर में दिख रहा है प्रभावित, मतलब कर्ता जो है, शक्ति का प्रयोग करने वाला, दूसरे व्यक्ति या समूह पर या घटना पर प्रभाव डाल रहा है, और प्रभाव डालकर चौथा आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है अपने हितों या लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। अब इस पूरी परिभाषा को आप अगर मिलाकर व्यक्त करो तो क्या बता सकते हो? शक्ति का मतलब जब एक पक्ष, एक कर्ता दूसरे पक्ष जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रभावित करके अपने हितों या लक्ष्यों की पूर्ति कर लेता है, तो यह शक्ति कहलाती है। ठीक है, अब आपको यहां पर मैंने बहुत सारे चित्रों के माध्यम से उदाहरण दिए हैं। सबसे पहले आप ये उदाहरण देखिए, लेफ्ट में
आपको एक कठपुतली नजर आ रही होगी। कठपुतली का मतलब क्या होता है? क्या कठपुतली अपने आप चलती है? कठपुतली को, जब कठपुतली के विभिन्न धागों को हम अपनी उंगलियों से निर्देशित करते हैं, जैसे मैंने ये एक एग्जांपल दे रखा है, हम इसको डांस कराना चाहते हैं इसका, तो हम अपनी उंगली से उसके हाथ को, उसके पांव को, उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग मूवमेंट देंगे। हम जब तक अपने हिसाब से उसके बॉडी को मूवमेंट देंगे तो हम उसको डांस करवा सकते हैं। बाकी ये पपेट्स अपने आप में डांस नहीं कर सकता। तो ये हमारा सामर्थ्य है कि हम इस पपेट को, हम इस कठपुतली को किस किस तरह से कितना नचा सकते हैं, कितना डांस करवा सकते हैं। तो वो हमारी क्षमता ही हमारी शक्ति है। ये शक्ति का एक सिंपल सा एग्जांपल जो हम यहां पर समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आपको शक्ति अलग अलग तरह से विद्यमान होती है। ये पहला उदाहरण मैंने एक और आपके सामने लिखा है क्लास का। यहां पर एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। वो विद्यार्थी जो किसी विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं, टीचर अपनी ज्ञान की शक्ति के माध्यम से बच्चों की, विद्यार्थियों की अज्ञानता को दूर कर रहा है ना। तो विद्यार्थियों के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। कौन से व्यवहार को? कि विद्यार्थियों के अंदर, उस विषय के अंदर जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता को दूर करके उनमें ज्ञान का संचार कर रहा है, ताकि उस ज्ञान के आधार पर विद्यार्थी जो है अपने व्यवहार को, अपने आचरण को निर्धारित कर सकें। तो यहां पर टीचर कौन सी शक्ति का प्रयोग कर रहा है? ये मानसिक शक्ति का प्रयोग कर रहा है। एक दूसरा एग्जांपल देखो, आपको मैंने कुछ बाजार का उदाहरण दिया है कि जैसे ये अलग अलग दुकानें हैं, हम इन दुकानों पर जाएं और इन दुकानों पर अगर हम सामान खरीदना चाहें, सामान लेना चाहें, तो ऐसे ही हमें वो सामान नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उस सामान की कीमत या दाम अगर हम दे दें, यानी कि धन, जो कि आर्थिक शक्ति है, तो धन देने के बाद ये दुकानदार वो सामान हमें आसानी से दे देंगे। बाकी वो नहीं देते, लेकिन अगर हम आर्थिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो वो सामान हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर भी इन दुकानदारों का व्यवहार हम आर्थिक शक्ति के आधार पर परिवर्तित कर रहे हैं। ये देखिए, तीसरे उदाहरण में आपको एक एक एक, एक जो मजदूर है वो कुछ सामान उठाता हुआ नजर आ रहा है। ये जो शक्ति है वो शारीरिक शक्ति, जिसको हम बल के रूप में जानते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा था कि कोई व्यक्ति कितना सामान उठा सकता है, तो इससे ज्यादा क्या ये व्यक्ति जो है एक पूरा लगेज उठा रहा है, लेकिन क्या ये इससे ज्यादा सामान उठा सकता है? नहीं उठा सकता। लेकिन इस सामान को उठाकर ये क्या कर रहा है? ये अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। इसने किसी को कहा कि मुझे पैसा दो, सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है। फिर इस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपका सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दूंगा, और उसको पहुंचाने के लिए ये अपनी शारीरिक शक्ति का बल का प्रयोग करके लगेज को कैरी कर रहा है एक स्थान से दूसरी स्थान पर। और जब ये अपना टास्क पूरा कर देगा तो सामने वाला इसको, इसका भुगतान, इसका पारिश्रमिक जो मेहनताना है वो दे देगा। सामने वाला ऐसे ही इसको पैसा नहीं दे रहा है। जब ये अपने शारीरिक बल का प्रयोग करते हुए लगेज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहा है, तब सामने वाला पक्ष इसको पैसा दे रहा है, इसका पारिश्रमिक या इसका मेहनताना। तो ये एक और शक्ति का जो रूप है जो हम कह रहे हैं कि शारीरिक बल। एक चौथा शक्ति का उदाहरण मैंने यहां पर और दे रखा है, कानून के माध्यम से। एक अगर कोई व्यक्ति चोरी करे, है ना, तो मेरे जैसा या आपके जैसा कॉमन व्यक्ति उसको पकड़कर क्या मारपीट करके उसको दंडित कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर हम किसी चोर के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो वो कानूनी रूप से सही नहीं है। राज्य जो कानून बना रहा है, उस कानून के पीछे ये शक्ति होती है कि वो अपराधी को अपराध करने से रोक भी सकती है और उसको दंडित भी कर सकती है। और इस शक्ति को धारण कौन करता है? पुलिस वाला। आज एक पुलिस वाला चोर के साथ मारपीट कर सकता है, उससे अपराध कबूल करवा सकता है, लेकिन एक आम व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास कानून की शक्ति नहीं है। तो कहने का मतलब, शक्ति अलग अलग रूपों में रहती है, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही होता है, दूसरे पक्ष के व्यवहार को प्रभावित करना। जैसे यहां पर आपने देखा कि एक शिक्षक विद्यार्थियों के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, यहां पर आपने देखा एक ग्राहक दुकानदार के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, यहां आपने देखा एक मजदूर किसी सामान वाले के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, और यहां पर आपने देखा एक पुलिस वाला
एक चोर को या एक अपराधी के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। तो दूसरों के व्यवहार को अपनी इच्छा के अनुसार, अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की जो क्षमता या सामर्थ्य है, उसी को शक्ति कहा जाता है। इन पूरी परिभाषाओं के आधार पर शक्ति की अगर कुछ विशेषताएं या लक्षण हम बताना चाहें तो वो क्या हो सकती है? देखो, ध्यान से समझना, जो परिभाषाएं आपने अभी देखी, जो अर्थ आपने देखा, उसी से शक्ति की लक्षण या विशेषताएं नजर आती हैं। पहला, शक्ति संबंधात्मक होती है। संबंधात्मक मतलब शक्ति दो पक्षों के बीच का संबंध है। दो में से अगर एक भी पक्ष नहीं होगा तो शक्ति का नाम भी हम नहीं ले सकते। अभी मैंने कहा था शक्ति में दो पक्ष कौन कौन से होते हैं? एक वो जो शक्ति का प्रयोग कर रहा है, और दूसरा वो जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं एक शिक्षक के रूप में अभी अपनी मानसिक और ज्ञान की शक्ति का प्रयोग कर रहा हूं। किसके ऊपर? अपने उन विद्यार्थियों के ऊपर जिन विद्यार्थियों को इस विषय का ज्ञान अभी नहीं है। तो अगर विद्यार्थी नहीं होंगे तो क्या मैं अपनी शक्ति का प्रयोग कर पाऊंगा? नहीं। और अगर खाली विद्यार्थी हुए और शिक्षक नहीं हुआ तो क्या ये मानसिक शक्ति का प्रयोग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इस शक्ति का प्रयोग कब होगा? जब ये दोनों पक्ष होंगे, विद्यार्थी और शिक्षक ये दोनों होंगे, तब इस प्रकार की मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए ज्ञान का आदान प्रदान किया जा सकता है। तो ये अभी हमारा संबंध कौन सा हो गया? शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध है ये, है ना। इसी तरह से शक्ति में भी शक्ति का प्रयोगकर्ता और जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, उनके बीच का जो संबंध है वो संबंध शक्ति का संबंध कहलाता है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों पक्षों में एक एक व्यक्ति हो, है ना। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में एक शिक्षक है और बहुत सारे विद्यार्थी हैं। बहुत बार ऐसा भी आ सकता है कि शक्ति का प्रयोग करने वाले भी बहुत जने हैं और जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है वो भी बहुत जने हैं। कई स्थितियां ऐसी आ सकती है कि जब जैसे बहुत सारे पुलिस वाले मिलकर एक चोर को पकड़ रहे हैं, है ना, तो शक्ति का प्रयोग करने वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है वो एक ही है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? शक्ति हमेशा दो पक्षों के बीच का संबंध होती है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम राजनीतिक संदर्भ में शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति में दो पक्ष कौन कौन से होते हैं? एक वो जो संप्रभु या उच्चस्थ होता है, मैं बोलचाल की भाषा में कह सकता हूं सरकार, है ना। जैसे अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री कितने? एक है। और वो एक व्यक्ति कौन है? राज्य की राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं अपने मंत्रियों के माध्यम से। और किन पर कर रहे हैं? हम सभी पर, जो हम राजस्थान की जनता हैं, हम शासित हैं, हम पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो सरकार तो हो गई संप्रभु, प्रभु या उच्चस्थ, और हम लोग क्या हो गए? अधीनस्थ। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी चीज और ध्यान से समझना, जो लास्ट लाइन मैंने यहां पर लिख रखी है कि शक्ति में जो दो पक्ष होते हैं, एक प्रयोग करने वाला और दूसरा जिन पर प्रयोग किया जा रहा है। तो प्रयोग करने वाले को हम प्रभु कहते हैं और जिन पर प्रयोग किया जा रहा है वो अधीनस्थ कहलाता है। लेकिन कोई भी शक्ति का प्रयोग करने वाला प्रभु सर्वोच्च नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही उदाहरण लेता हूं। अभी मैं इस क्लास के अंदर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग आपके ऊपर कर रहा हूं। आप मेरे अधीनस्थ हो और मैं आपका उच्चस्थ हूं, मैं आपका प्रभु हूं। लेकिन इस कॉलेज के अंदर मेरे ऊपर भी है, और वो कौन है? वो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। लेकिन वो प्रिंसिपल भी सर्वोच्च नहीं है, उनके ऊपर और भी कोई है। कौन है? उनके ऊपर ये संस्था विद्या भवन जो कि इस कॉलेज को चला रही है। अब वो जो संस्था इसको चला रही है वो भी संप्रभु नहीं है, वो भी प्रभु नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर सरकार के कानून है, विश्वविद्यालय के नियम है। तो कहने का मतलब परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कौन अधीनस्थ है और कौन प्रभु, और कौन किसके ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। लेकिन सार की बात यह है कि शक्ति का प्रयोग जब भी किया जाता है तो शक्ति दो पक्षों के बीच का संबंध होती है, एक शक्ति का प्रयोग करने वाला और दूसरा जिस पर शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। शक्ति की दूसरी विशेषताओं की बात अगर हम करें तो दूसरी विशेषता है शक्ति एक प्रकार की क्षमता है, क्षमता या सामर्थ्य। जैसे मैंने आपको कहा कि शक्ति का मतलब ये नहीं है कि किसी पहलवान को अगर ये किसी अच्छे शरीर वाले को ये कह दो कि ये पहलवान है और तू अगर सामने वाले को हराएगा तभी हम तुझे पहलवान मानेंगे, ऐसा नहीं।
अगर हमको ये पता है कि ये व्यक्ति के अंदर शारीरिक सामर्थ्य है, ये अच्छी तरह से कुश्ती लड़ सकता है, तो वो उसकी क्षमता ही शक्ति बन जाती है ना। इसीलिए आपको पहली लाइन में दिख रहा होगा, शक्ति जो है वो प्रकट और संभाव्य क्षमता है। प्रकट का मतलब अगर कोई पहलवान कुश्ती लड़ रहा है हमारे सामने, तब भी हम कह सकते हैं कि देखो हाँ, इसके अंदर पहलवानी करने की क्षमता या शक्ति है। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को देखकर भी ये अंदाजा लगा सकते हैं, भले ही वो हमारे सामने कुश्ती नहीं लड़ रहा है, लेकिन हम देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ देखो, इसके अंदर क्षमता है पहलवानी करने की। तो शक्ति प्रकट भी होती है और शक्ति संभाव्य भी होती है, और उसी प्रकट अथवा संभाव्य क्षमता के आधार पर ही एक पक्ष जो है वो दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। तो जैसे मैंने अभी कहा, जरूरी नहीं है कि शक्ति को हमेशा प्रकट किया जाए। आप सपोज करो मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो हर कोई व्यक्ति ये अंदाजा लगा सकता है कि मैं एक कार आसानी से खरीद सकता हूं। जरूरी नहीं है कि मैं लोगों को दिखा के बताऊं कि देखो मैंने ये आलीशान कार खरीदी है, तभी मुझे अमीर माना जाए, ऐसा नहीं। मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है, मेरी जेब में इतने पैसे हैं, जिसको देखकर अगर आम व्यक्ति भी ये अंदाजा लगा दे कि नहीं ये एक अच्छी सी कार खरीद सकता है, तो वो संभाव्य शक्ति है। तो शक्ति प्रकट रूप में भी हमारे सामने आती है, और शक्ति को एहसास के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सकता है। तो शक्ति एक क्षमता है जो प्रकट और संभाव्य दोनों रूप में प्रकट होती है। तीसरी विशेषता हम बता सकते हैं कि शक्ति के बहुत सारे रूप होते हैं। अभी मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल दिए थे। शक्ति के सैनिक भी हो सकती है, शक्ति आर्थिक भी हो सकती है, शक्ति धार्मिक भी हो सकती है। जब लोग इकट्ठे होकर सरकार पर प्रभाव डाले या लोग वोट डालते हैं, तो वो जनमत की शक्ति भी हो सकती है, विचारों की शक्ति भी हो सकती है। शक्ति के अनेक रूप हैं, और ये सब रूप संदर्भ पे निर्भर करते हैं कि हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। अगर मैं दुकान पर खरीदारी करने जा रहा हूं, तब मैं आर्थिक शक्ति का प्रयोग करूंगा। लेकिन अगर मैं बॉर्डर पर लड़ने जा रहा हूं, तो मैं शस्त्रों के माध्यम से अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग करूंगा। लेकिन अगर मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपने ज्ञान और अपने मस्तिष्क के माध्यम से मानसिक शक्ति का प्रयोग करूंगा। तो शक्ति के अलग अलग रूप होते हैं, और ये सभी रूप संदर्भ पे निर्भर करते हैं कि हम किस संदर्भ में शक्ति के कौन से रूप का प्रयोग कर रहे हैं या कौन से रूप की चर्चा की जा रही है। शक्ति के ये सभी रूप जो अलग अलग अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, कोई भी किसी के अधीन नहीं है। लेकिन शक्ति के ये सभी रूप एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं और एक दूसरे के सहयोगी भी हो सकते हैं। जैसे जैसे कैसे कैसे सहयोगी हो सकते हैं? जैसे सपोज करो मुझे बॉर्डर पर लड़ाई करने जाना है, मैं एक आर्मी का व्यक्ति हूं और मुझे एक अच्छा हथियार चाहिए, अच्छी बंदूक चाहिए। मतलब मेरी सैन्य शक्ति को विकसित करने के लिए मुझे एक अच्छी बंदूक चाहिए। ये अच्छी बंदूक मैं कब खरीद सकता हूं, या सेना अच्छे हथियार कब खरीद सकती है? जब सेना के पास पैसा होगा, आर्थिक शक्ति होगी। तो आर्थिक शक्ति के माध्यम से सैन्य शक्ति को मजबूत किया जा सकता है। तो ये एक दूसरे की सहयोगी बन गई। कहने का मतलब ये शक्ति के अलग अलग रूप एक दूसरे को सहयोग भी प्रदान करते हैं और एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात मैं करूं कि हमारे यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, है ना। लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप जनमत के माध्यम से अपनी शक्ति को प्रकट करो, अपनी इच्छा से अपनी सरकार चुनो। लेकिन कुछ आतंकवादी लोग आकर हमें बंदूक के बल पर, अपनी ताकत के बल पर डराएं कि अगर आपने वोट दिया तो हम आपको मार डालेंगे। तो हमारी जनमत की जो शक्ति है वो प्रभावित हो गई। हम डर के शायद हम में से बहुत से लोग वोट ना डालें। तो ये जो उनकी ताकत है, जो उनकी जो हथियारों के बल पर, सशस्त्र बल के आधार पर उन्होंने जो अपनी ताकत को प्रदर्शित किया है, उससे उन्होंने जनमत की शक्ति को प्रभावित किया है। तो इस रूप में हम क्या कह रहे हैं, शक्ति के बहुत सारे रूप होते हैं, उन रूपों को संदर्भों में समझने की जरूरत है। और शक्ति के ये रूप एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं और एक दूसरे के सहयोगी भी हो सकते हैं। तो ये तीसरी विशेषता जो शक्ति के बारे में हम बता सकते हैं। चौथी बात, शक्ति के अंदर औचित्य का होना भी आवश्यक है। देखो औचित्य का मतलब मैं एक सिंपल वर्ड में यूज कर रहा हूं, शक्ति का उचित होना। जैसे हम लोग पुलिस को क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि पुलिस समाज के अंदर शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के आधार पर सही है।
जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों के आधार पर पुलिस समाज में व्यवस्था स्थापित करती है। इसीलिए पुलिस अगर डंडा भी चला रही है तो हम उस डंडे को स्वीकार कर रहे हैं, है ना। तो ये औचित्य है कि जनता उचित उसी कानूनों को, उसी शक्ति को स्वीकार करती है जिसके पीछे जनहित की भावना, जन वृद्धि की भावना, जनहित में वृद्धि की भावना निहित होती है। और अगर ऐसी शक्ति के ऊपर अगर कोई औचित्य प्राप्त हो जाता है तो जनता उसे आसानी से स्वीकार कर लेती है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल और आपके सामने रखता हूं। सपोज करो बीच सड़क के ऊपर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहा है ना। वो अपनी शक्ति के बल पर दूसरे व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहा है, तो वो शक्ति का प्रदर्शन तो कर रहा है लेकिन वो कानूनी दृष्टि से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे किसी का भी भला नहीं हो रहा है। लेकिन अगर एक पुलिस वाला बीच चौराहे पर एक अपराधी की पिटाई करता है, उसको अपराध करने से रोकता है, तो वो उसके पीछे कानूनी शक्ति है, उसको कोई नहीं रोकेगा, है ना। तो ये कहने का मतलब औचित्य जब किसी शक्ति को प्राप्त हो जाता है तो वो शक्ति जो है उसको जनता का समर्थन प्राप्त हो जाता है और औचित्यपूर्ण शक्ति ही निरंतर बनी रहती है, वो स्थायित्व प्राप्त करती है और उसके प्रभाव में वृद्धि होती है। अगर कोई ऐसा शासक जो कि जनता के हित में काम नहीं करके अपने लिए काम करे तो जनता कभी भी उस शासक को स्वीकार नहीं करेगी, उसको हटाकर उसके स्थान पर ऐसे शासक को स्थापित करने की कोशिश करेगी जो जनता के लिए काम करे। तो कहने का मतलब राजनीतिक शक्ति के लिए भी औचित्यपूर्ण होना जरूरी है। ये एक अगली विशेषता। एक आखिरी बात जो शक्ति की विशेषता में हम बता सकते हैं वो है शक्ति का निरंतर संचय करना भी जरूरी है। मतलब जैसे सपोज करो आज मैंने पैसा कमा लिया, है ना, मैंने 1 लाख रुपए कमा लिए, तो 1 लाख रुपए में 2 महीने तक तो चला सकता हूं। 2 महीने तक मैं कह सकता हूं कि मैं आर्थिक रूप से इतना संपन्न हूं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी खरीद सकता हूं जो इस सीमा के अंदर आता है। लेकिन जब 1 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे मेरी पॉकेट से, उसके बाद क्या? उसके बाद तो मुझे वापस कमाना पड़ेगा, तभी मैं कुछ चीजों खरीदने का सामर्थ्य रखूंगा, है ना। तो शक्ति किसी भी रूप में हो, अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूं, अब अगर सपोज करो कोई नया सिलेबस आपके सिलेबस में कोई नया विषय जुड़ जाता है, तो वो नया विषय अगर मेरे लिए भी नया है तो मुझे क्या करना होगा? पहले उस विषय के बारे में पूरी जानकारी खुद ग्रहण करनी होगी और उसके बाद मैं आपको उस विषय के बारे में बता पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि अभी 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 मेरे अंदर जो ज्ञान है उसके आधार पर मैं किसी नए विषय पर आपको समझा दूं, ये नहीं। मुझे भी अपनी मानसिक ज्ञान में वृद्धि निरंतर करनी जरूरी है। तो शक्ति का निरंतर संचय करना, उसमें वृद्धि करना जरूरी है। शक्ति का संचय एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति जिसके पास किसी भी तरह की शक्ति है, अगर वो उसका संचय, उसमें वृद्धि नहीं करता है तो एक समय बाद शक्ति का पतन हो जाता है। इसीलिए हम सिद्धांततः शक्ति को एक साधन तो कहते हैं। शक्ति के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? दूसरे के व्यवहार को अपने माध्यम से प्रभावित कर रहे हैं। तो एक तरह से शक्ति साधन है, लेकिन शक्ति साधन होने के साथ साथ व्यवहार में साध्य भी है। शक्ति ही एक ऐसा लक्ष्य उत्पन्न करती है जिसके माध्यम से हम अपनी शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। तो साध्य का मतलब लक्ष्य, हम शक्ति को निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस रूप में शक्ति एक साध्य बन जाता है। तो ये आखिरी विशेषता शक्ति के बारे में कि शक्ति का संचय निरंतर करना जरूरी है। तो ये आपका आज का टॉपिक हुआ शक्ति का अर्थ और शक्ति की विशेषता। थोड़ा कठिन था, आप चाहो तो इस रिकॉर्डेड वीडियो को वापस देख लेना। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे शक्ति के प्रकार क्या है और शक्ति को प्राप्त कैसे किया जाता है। ये दोनों बातें हम लोग कल की क्लास के अंदर देखेंगे।